हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरो भाग 2 और इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चलेंगे पाठ 9, है ना? उमाशंकर जोशी की ओर। ये पाठ जो है बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा इनके बारे में जानकारी लेते हुए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। तो पहले तो ये है कि आप वीडियो को आधी ना देखें, पूरी देखेंगे तो इसमें बहुत आनंद और बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? और इसके जो भी एमसीक्यू है, छोटे-छोटे 1-1 अंक के प्रश्न हैं, उनको हम तैयार करेंगे और इनके बारे में पहले हम जानेंगे कौन है, इसके बाद फिर इनकी कविताओं को पढ़ेंगे, बहुत मजेदार कविता है इनकी। तो सबसे पहले पता करते हैं इनका जन्म कब हुआ है। सन 1911 गुजरात में इनका जन्म हुआ है, ठीक है? और इसी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार बोल लेना चाहूँगा आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, तो आपको विषय से संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी और साथ में अपने मित्रों, दोस्तों तक भी इसको पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है। बहुत शीघ्रता से बोर्ड परीक्षाएँ पास आ रही है और तैयारी के लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे बिंदु चयन किए हैं, जो कि परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक दिला पाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे अंक आएँगे, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए और अपने मित्रों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। कैसे भी इसको अपने जो भी सोशल मीडिया उसके माध्यम से सेंड करें अपने दोस्तों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसका फ़ायदा ले पाएँगे और आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ध्यान से देखें पूरी। सबसे पहले इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनका जन्म गुजरात में सन 1911 में हुआ, है ना? और 88 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? तो ये इनका जन्म ध्यान रखेंगे और उन्होंने एक संस्कृति पत्रिका का भी संपादन किया। मैं बता दूँ मूलतः कौन-सी भाषा के कवि है? गुजराती भाषा के कवि हैं ये, ध्यान रखेंगे। मूलतः गुजराती भाषा के कवि हैं। हिंदी में इन्होंने बहुत कम रचनाएँ लिखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके इनके कुछ प्रश्न बनते हैं, उसके बाद फिर हम पुस्तक के इनकी कविताओं की ओर चलेंगे। इन्होंने जो 2 कविताएँ लिखी उनका ज्ञान लेंगे हम लोग। सबसे पहले इनको किसका ज्ञान था? इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। किसका ज्ञान था इनको? इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था और कालिदास के जो अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। कालिदास के नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति का भी नाटक है, ये काव्य है ये। उत्तर रामचरित, ये दोनों मूलतः संस्कृत में है, इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया, तो ये प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा इन्होंने गुजराती कविताओं को प्रकृति से जोड़ा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु इनका कि निबंधकार के रूप में भी गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं ये, है ना? और इसके बाद इनकी जानकारियाँ कि इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में इनका रिश्ता रहा है। ये दौरान उस दौरान ये लड़ाई के दौरान ये जेल भी गए। तो गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने गए हैं ये। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये मूलतः गुजराती भाषा के कवि हैं। तो जब हम कवि परिचय, लेखक परिचय लिखेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और इनकी जो रचना है इनको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 रचनाएँ हमारे पाठ्यक्रम में पूछा जाती है। तो कई बार हम लोग इनकी भाषा शैली सही नहीं लिख पाते और हमारे प्रश्नों में अंक कट जाते हैं। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इनकी 2 रचना आपको जो भी अच्छी लगे इनमें से आप यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो 2 रचनाएँ हमारी कविताएँ हैं, छोटा मेरा खेत और बबूलों के पंख। उन्हीं की ओर चलते हैं हम लोग, उनकी के बारे में ही समझेंगे हम लोग अब। तो बच्चों ये इनका है पाठ 9 उमाशंकर जोशी और इनका सन 1911 में जन्म हुआ, गुजरात में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी-अभी थोड़ी देर पहले। अब इनकी 2 कविताएँ हैं हमारे पाठ्यक्रम में, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। अरे मूलतः मैं आपको बताऊँ तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी कविता, ये हिंदी भाषा में नहीं लिखी गई थी। ये दोनों कविताएँ हैं मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई और इनका हिंदी अनुवाद किया गया। और किसमें किया गया? इनके किसने किया इनका हिंदी अनुवाद? रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत ही मजेदार कविताएँ ये। तो इन दोनों कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया गया, जिसका ज़िक्र है हमारी पुस्तक में भी है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में इसका ज़िक्र है कि इन दोनों कविताओं का जो है गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल ने किया, ठीक है? इसके साथ ही आगे बढ़ते हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कवि है, यहाँ पर किस खेत की बात करता है यहाँ पर कवि? तो कवि है वो कागज रूपी खेत की बात करता है, ठीक है? क्योंकि कवि जो है वो किस पर लिखता है अपनी सारी रचनाएँ? एक कागज पर ही लिखता है ना। तो वो है किस पर लिखता है अपनी सारी, और उस पे ही वो शब्द का बीज बोता है और उसी से सारा सार निकलता है।
तो यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? वो कागज रूपी खेत की बात करता है। फिर दूसरा है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो कवि ने अपने खेत में रचना, विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोया, है ना? तो ये ध्यान रखें, शब्द रूपी बीज नहीं बोया उसने। शब्द तो बाद में फूटे उसके, है ना? बाद में उगे हैं, जो उसने बीज बोया उसमें शब्द उगे हैं। तो सबसे पहले उसने किसका बीज बोया? रचना, विचार और अभिव्यक्ति का। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा कन्फ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं। तो इनके बारे में अपने को जानकारी पूरी होनी चाहिए। कई बार हम लोग कन्फ्यूजन हो जाता है और उसके बाद में हम लोग प्रश्नों का उत्तर गलत लगा देते हैं एक-एक आंसर में। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, किस खेत की बात करता है? तो कागज रूपी खेत की। और कवि ने अपने खेत में कौन-सा बीज बोया? तो कवि ने अपने खेत में रचना, विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोया, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना? क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। इसके बाद है फिर, कवि ने अभिव्यक्ति रूपी जो बीज है, वो किस पर बोया? तो कागज के पृष्ठ पर, क्योंकि बीज बोने का काम उसने जो अभिव्यक्ति रूपी जो बीज बोया, यहाँ देखो ये अभिव्यक्ति रूपी किस पर? कागज के पृष्ठ पर, अपने विचारों से, रचना से जो उसने बीज लगाया और उसी से वो फसल उगती है। क्योंकि कवि का खेत क्या होता है? कागज है, और कवि जो है उसमें बीज बोता है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? जब उसने विचारों का बीज बो दिया, सबसे पहले उसने अपने विचारों का, अभिव्यक्ति का बीज बो दिया। बोने के बाद खाद डालता है उसमें, ताकि फसल अच्छी लगे और बाद में वो उसकी फसल लहलाए। और फसल तो एक बार खत्म हो जाती है, लेकिन लेखक द्वारा लिखा गया जो लिखी गई रचना है वो अनंत काल तक चलती रहती है। तो कल्पना का रसायन डालता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी कवि लिखता है, जो भी जो काव्य जो भी रचनाकार है, पूरे दुनिया में जितने भी रचनाकार हैं, सब सोच-सोच करके कल्पना करके लिखते हैं। जैसे मान लो मुंशी प्रेमचंद ने कहानी बनाई तो पहले कल्पना करी होगी, फिर बनी होगी। फिर उन्होंने भी कविता बनाई है, जिसने भी कवि ने कविता, यहाँ तक कि रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने लिखी है, तो पहले उनके दिमाग में इससे संबंधित कुछ भाव आए होंगे कि मैं इसको लिखूँ। फिर उन्होंने भगवान राम का जो है जीवन चरित्र का वर्णन किया। तो बहुत अच्छा वर्णन उनका है। तुलसीदास के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में है वो। और इसके बाद फिर है, जो भी लेखक है सब अपने कल्पना के सहारे वो लिखते हैं, उनके दिमाग में आता है मुझे आगे आगे क्या क्या लिखना है। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? कल्पना का। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? तो साहित्य की रसधारा अनंत काल तक चलती है। अनंत काल तक, जब तक साहित्य चलेगा साहित्य की रसधारा अनंत काल तक चलती रहती है। इसके बाद छठा है, प्रस्तुत कविता में अंधड़ से क्या अभिप्राय है? अंधड़ आया कविता में, हम लोग जब कविता पढ़ेंगे तो उसमें पूरी कविता में इसका जिक्र आता है। जैसे कविता है यहाँ पर, तो छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, मतलब वो कह रहा है मेरा जो खेत है वो चार चौकोना है, यानी चार कोने वाला है, और वो एक कागज का पन्ना है। कोई अंधड़ यानी एक विचार मेरे दिमाग में कहीं से आया। अंधड़ का मतलब हो गया यहाँ पर, है ना, भावात्मक आंधी से या विचार से। जैसे मेरे दिमाग में कोई अंधड़ आया, कोई भावात्मक आंधी आई, कोई विचार आया, है ना। और अंधड़ का अर्थ हमारी पुस्तक में लिखा भी है, ये देखेंगे आप ध्यान से। तो अंधड़ शब्द का अर्थ है, देखो यहाँ पर अंधड़ से यहाँ पर आशय इस किताब में लिखा, भावात्मक आंधी से, ठीक है। और यहाँ जो बीज है, बीज के बारे में भी लिखा गया है। जो बीज है ये रचना, विचार और अभिव्यक्ति का है। तो ध्यान रखेंगे, हम पुस्तक का ध्यान रखेंगे। कई बार हम लोग गाइड से, कुंजी से अलग अलग उत्तर तैयार कर लेते हैं, फिर हमें बाद में उसका खामियाजा परीक्षा में भोगना पड़ता है। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग बिल्कुल सही से विषय वस्तु को तैयार करें, गलत बिल्कुल भी न करें। इसके बाद है फिर, अंधड़ का मतलब है भावात्मक आंधी से, है ना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7वां है, छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात कही गई है? तो छोटा मेरा खेत कविता में अनंतता, किसकी कटाई कटाई की बात की गई? किस चीज की कटाई करेंगे हम? क्योंकि ये जो कटाई अनंत, क्योंकि फसल एक बार लगती है और उसकी एक ही बार कटाई होती है। लेकिन यहाँ पर कविता में जो रचनाएं होती है, वो जीवन भर उसकी कटाई होती है, जीवन भर लोग उसका उपयोग करते हैं, जीवन भर लोग उसका फायदा लेते हैं। जैसे मान लो जो बड़े बड़े ग्रंथ है, बड़े बड़े काव्य हैं, या जो भी रचनाएं लिखी गई है, वो ऐसा नहीं कि लिखी और एक ही बार में खत्म हो गई हो, अनंत काल तक वो चलती है। तो उसकी कटाई जो है कब तक चलती है? अनंत काल तक। तो किसकी कटाई होती है? अनंतता की। ये जो इस पुस्तक में भी इस चीज का जिक्र है, आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कटाई अनंतता की। तो यहाँ पर किसकी कटाई की गई? अनंतता की कटाई की गई। बाकी आगे प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। चौकोने खेत
छोटे चौकोने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? छोटे चौकोने खेत, तो छोटे चौकोने खेत अभी हमने पढ़ ही लिया कि पूरा खेत जो किसका कागज का एक पन्ना है। तो छोटा चौकोना, क्योंकि जैसे अब हम लोग हमारे सामने कागज रखा है जिसमें मैं एक रचना कर रहा हूँ ये। मेरी वीडियो बन जाएगी, इसके बाद ये अनंत काल तक मान लो जब तक इसको लोग देखते रहेंगे, क्योंकि एक बार रचना हो गई, जैसे मान लो ये रचना हो गई, इसका कोई अंत तो है नहीं। है कि नहीं? ये मैंने मान लो कुछ चीज़ रची है, तो है ना? तो ये कि चौकोर जो खेत है इसी के बारे में ऐसे मतलब कवि ने भी एक पन्ने पर ही सारी रचना की है। तो आगे चलते हैं हम लोग इनके इनका ही एक आगे इसी कविता का नवा प्रश्न है, उस पर भी चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 है आगे कि कवि के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होते हैं? जब बीज अंकुरित हुआ, जैसे सबसे पहले विचारों रूपी बीज बोया, है ना? अभिव्यक्ति रचना रूपी बीज बोया, जो किसमें बोया? एक चौकोना खेत है, कागज का पन्ना। फिर उसमें कौन-सी खाद डाली? तो कल्पना की जो खाद डाली, रसायन डाला उसमें कल्पना का, है ना? कटाई करेंगे तो अनंतता की कटाई करेंगे, लेकिन बीज किस रूप में अंकुरित हुआ? जब बीज फूटेगा, तो शब्द रूप में फूटेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग कि किसके रूप में अंकुरित होता है? शब्द के रूप में। ये ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उल्टा-सुल्टा उत्तर लिख देते हैं, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक-एक बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर कौन-सा रचना अभिव्यक्ति का बीज बोया और जब अंकुर फूटा, तो शब्द रूपी अंकुर फूटा। इसी के साथ ही इनकी दूसरी कविता है ये बगुलों के पंख। और बहुत ही रुचिकर कविता है, बहुत ही मज़ेदार है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बता दूँ बगुलों के पंख के जो छोटे से प्रश्न, मुश्किल से ये 6 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं। जितने मुझे आवश्यकता लगी, उतने ही मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अनर्गल प्रश्न मुझे नहीं तैयार कर मुझे मुझे नहीं लग रहा था। मैंने कहा पाठ पढ़ते समय और बातें क्लियर हो जाएगी अपनी। तो देखते हैं, बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? तो बगुलों के पंखों द्वारा जब आसमान में बगुले उड़ रहे हैं और उनके जो पंख हैं, उन पंखों को हम देख रहे हैं, उड़ते हुए बगुलों के पंखों को, तो वो क्या चुरा रहे हैं? वो हमारी आँखें चुरा रहे हैं या कवि की आँखें चुरा रहे हैं। या तो कवि की आँखें हैं, यहाँ तो लेकिन जब बगुलों के पंख को देखेंगे तो हमारी आँखें भी ऐसा लगता है हमें देखते रहें हमारी आँखों से उन्हें और तो वो आँखें चुराए जाने की बात कर रहे हैं कि हमारी आँखें ही चुरा ली इन्होंने, है ना? आगे देखते हैं। दूसरा, बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? तो बगुलों के जो पंख कैसे होते हैं, तो एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे हम लोग को बताएगा सफेद रंग का होता है बगुला, है ना? आपने देखा होगा कि बगुला किस रंग का होता है, तो हम सभी जानते हैं कि बगुले का जो पंख है या रंग है, वो सफेद होता है, पूरा बगुला ही सफेद ही होता है ना? आगे देखते हैं हम लोग, आकाश किससे भरा हुआ है? अब यहाँ जो आकाश है, वो किससे भरा हुआ है? वो आकाश काले बादलों से और काले बादलों में बगुले उड़ रहे हैं। सफेद-सफेद बगुले उनके पंखों से उड़ रहे हैं। तो आकाश यहाँ पर इस कविता में लिखा है कि आकाश किससे भरा हुआ है? तो काले बादलों से। जैसे बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? जब बगुलों के पंख जो है काले बादलों के ऊपर वो तैर रहे हैं, नीचे से हमें दिखाई दे रहे हैं कि काले बादल है और वहां पर बगुले जो हैं उड़ रहे हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं? सांझ की श्वेत काया जैसे। कैसे लग रहे हैं? सांझ की श्वेत काया की तरह वो पूरा बगुले में लग रहे हैं। ठीक है। चौथे प्रश्न था ये, बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? सांझ की श्वेत काया के बराबर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, कवि ने किसकी सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है? किसकी सुंदरता का चित्रण किया है? तो कवि ने पंक्तिबद्ध बगुलों की सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया है कि जो बगुले हैं ये एक पंक्तिबद्ध तरीके से चल रहे हैं, तो इनका बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, बगुलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? बगुलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तो सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तैर रही है ना? वहाँ पर जो काया उनका शरीर है, वो आसमान में तैर रहा है, मतलब उड़ रहा है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तैर रहा है। तो हम लोगों का जो एमसीक्यू है, वो इतने ही मुझे महत्वपूर्ण लगे। थोड़ी-सी मैं आपको कविता को समझा देता हूँ, इसमें भी यदि आपको लगे कोई प्रश्न बन रहा है, तो भी हम देख लेते हैं। बहुत छोटी-सी कविता है यहाँ पर। देखो, छोटा मेरा खेत चौकोना, कवि कह रहा है कि मेरा खेत क्या है? एक कागज का पन्ना जैसा, वो कह रहा है ना कागज का पन्ना। और अब एक यही मेरा खेत है, इसी में मैं सारी फसल मतलब सारे बीज डालता हूँ, इसी में बोता हूँ, कल्पना करता हूँ, कल्पना का रसायन लगाता हूँ और उसके बाद फिर मेरी फसल लगती है, फिर उस कटती है वो।
तो छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आए। अचानक से मेरे दिमाग में कोई अंधड़ आया, कोई अंधड़ मतलब हुआ, अंधड़ का मतलब है कि मेरे दिमाग में कहीं से कोई भावात्मक आंधी आई या कहीं से कोई विचार आया और मैंने क्षण का बीज वहां बोया। किसका बीज बोया? क्षण का बीज। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, किसका बीज बोया? कवि ने क्षण का बीज वहां बोया, है ना? तो इसके बाद आगे देखते हैं कि क्षण का बीज वहां बोया, और क्षण का बीज से मतलब है कौन सा? क्षण का बीज तो है, लेकिन कौन सा बीज? तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, वो बीज है रचना का, विचार और अभिव्यक्ति का, है ना? क्षण का बीज तो बोया, लेकिन उस क्षण उनने बीज तो बोया, लेकिन बीज कौन सा था? विचार अभिव्यक्ति, रचना और विचार और अभिव्यक्ति का बीज वो था। आगे देखते हैं, कल्पना के रसायनों को पी। अब जब हमने रसायन डाला तो वो बीज जो है उसे पी गया, और बीज गल गया निशेष। निशेष है ना, कुछ भी शेष नहीं बचा, पूरा जो बीज है वो पृथ्वी के अंदर गया, धरती के अंदर गया और गल गया। और वहां से क्या फूटे? शब्द के अंकुर। इस बात का ध्यान रखें, कौन से अंकुर फूटे? शब्दों के। पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। इसके बाद है पल्लव है ना, पत्ते और फूलों से वो जो नामित हुआ, जो फसल लगी, वो किससे नामित हुई? पल्लव और पुष्पों से। इसके बाद झूमने लगे फल। जब मेरी रचना अच्छी लगी लोगों को फायदा होने लगा, लोग पढ़ने लगे, तो ऐसा लगा कि मेरे रचना में बहुत अच्छे फल लगे हैं, झूमने लगे हैं। रस अलौकिक अमृत धाराएं फूट रही है। रोपाई क्षण की, मैंने केवल एक क्षण में उसको रोपा है, मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, एक क्षण में ही रोप दिया मैंने। देखो ये लगा ना, क्षण का बीज, मतलब मैंने बहुत कम समय में उसको बोया है, मैंने बहुत कम समय में रचना की है। लेकिन बोने के बाद कटेगी ये तो अनंत तक, अनंत काल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी हमारी रचनाएं रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी लेखक कोई रचना लिख देता है, उसके बाद वो लेखक रहे न रहे, लेकिन उसकी रचना अनंत काल तक रहती है। अनंत काल तक पृथ्वी जब तक है, अनंत काल तक उनकी रचनाओं का उपयोग लोग करते रहते हैं। लूटते रहने में जरा भी कम नहीं होगी, चाहे खूब लूटो इनको, खूब इनका उपयोग करो। जैसे पुराने बहुत सारे ग्रंथ है, उनको पढ़ते हैं, उनके कवि आज नहीं है, लेकिन उन्हीं रचनाओं का हम लोग बहुत फायदा लेते हैं। रक्ष का अक्षय पात्र सदा, छोटा मेरा खोज चौकोनार। ये जो रस का हमेशा रस बहता रहेगा, अक्षय पात्र है जो कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा मेरा चौकोना खेत है। बहुत अच्छी कविता है। इसके बाद है बगुलों के पंख, छोटी सी कविता है। नभ में पाती पंक्ति बंधे, बगुलों के पंख उड़ रहे हैं, जो क्या कर चुराए लिए जाते मेरी आंखें। वो क्या करते? मेरी आंखों को चुरा लेते हैं। कजरारे बादलों, अभी हमने देखा ना बादल कैसे काले काले कजरारे, की छाई नभ काया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। ऐसा लगता है कि सांझ में ये सतेज श्वेत काया जो तैर रही है, होले होले धीरे धीरे जाती, मुझको बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, इसको थोड़ा सा ले रोक दो, क्योंकि ये दृश्य बहुत अच्छा है। समय पल पल बदलता है, अभी थोड़ी देर बाद ये दृश्य खत्म हो जाएगा, तो वो कल्पना कर रहा है, वो ऐसा मतलब विश्वास कर रहा है, ऐसा कल्पना कर रहा है कि दृश्य थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो मैं इसे अपने आंखों में समा लूं। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, न मैं पाती बंदी बगुलों की पंखें। इस तरह से ये कविता यहीं समाप्त हुई। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, इसका बहुत फायदा लेंगे। और इसी के साथ हम लोग इस कविता को और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और चलते हम लोग अगली वीडियो की ओर। ये जरूर आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अपने मित्रों दोस्तों को इसका बहुत आप बताएं इसके बारे में, और आप भी इसको पढ़े समझे देखें, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।